नमस्कार, स्वागत है आपका ऑलवेज सोल में। मैं हूं एडवोकेट चंद्रलोक मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि यदि आपके साथ हुई किसी घटना के संदर्भ में आप थाने गए हो एफआईआर दर्ज कराने और पुलिस वालों ने मना कर दिया, ये कहकर कि बड़े साहब आएंगे तब देखेंगे, आपके साथ जो घटना हुई है वो कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर ये जो आप बता रहे हैं वो सिविल मैटर है, ये सब सुनकर आप वापस लौट आते हैं। आज मैं बताऊंगा कि आप एफआईआर जो दर्ज कराने जाते हैं वो आपका मौलिक अधिकार है, ना कि पुलिस की कोई मेहरबानी है। भारत में हर साल लाखों लोग इस समस्या से गुजरते हैं। पुलिस अक्सर कहती है कि जांच के बाद एफआईआर करेंगे, पहले तहकीकात होगी या सिविल मैटर है, लेकिन ये सब गलत बहाने हैं। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत और अभी की अगर बात करें तो 173 एक बीएनएसएस के तहत कॉग्निजेबल अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस की ड्यूटी है, ना कि उनकी कोई चॉइस है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 60% से अधिक एफआईआर पहली बार में दर्ज होते ही नहीं है। एनसीआरबी के डेटा बताते हैं कि खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध और दलित आदिवासी समुदाय के मामलों में यह संख्या और भी ज्यादा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं, और वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको कानूनी ढांचा समझाता हूं कि सीआरपीसी की धारा 154 और बीएनएसएस की धारा 173 एक एफआईआर का अधिकार देती है। हर कॉग्निजेबल अपराध की सूचना पर तुरंत एफआईआर दर्ज करना होगा। ऑफिसर इंचार्ज का ये ड्यूटी है कि वो आपकी शिकायत पे एफआईआर दर्ज करे। कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करनी है सिवाय खास परिस्थितियों के। जीरो एफआईआर क्या है ये भी जान लीजिए। आप किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, भले ही अपराध उस थाने की जुरिडिक्शन में हुआ हो या ना हुआ हो। बाद में कंसर्न पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन ये अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है। महत्वपूर्ण धाराएं क्या क्या हैं ये जान लीजिए। धारा 154 एफआईआर दर्ज करना, जो बीएनएसएस की धारा 173 एक है। धारा 155 उसकी कॉपी देना, जो बीएनएसएस की धारा 174 हो गई है। धारा 156 3 मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश पारित करना, जो कि 175 एक बीएनएसएस कर दिया गया है। धारा 190 सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करना, जो धारा 210 बीएनएसएस कर दिया गया है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट जो है वो धारा 210 एक में दिया हुआ है। इसकी एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या कहता है। धारा 210, सब्जेक्ट टू बी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली empowered in the behalf under subsection 2 may take cognizance of any offense। मतलब अगर आप सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष कॉग्निजेबल ऑफेंस का आवेदन प्रस्तुत करते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो उनके पास पावर है एफआईआर रजिस्टर्ड करने की या स्वयं सुनवाई करने की और जांच का आदेश पारित करने की, आदेश देने का। इससे संबंधित लैंडमार्क जजमेंट भी जानना बहुत जरूरी है, यह भी जान लीजिए क्या क्या है। ललिता कुमारी केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या है कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2014 का एक मामला था। इसमें मुख्य बिंदु जो है वो भी जान लीजिए कि अनिवार्य एफआईआर, कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पर एफआईआर दर्ज करना बहुत अनिवार्य है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की सीमा केवल इन मामलों में हो सकती है, जैसे कौन कौन मामले ऐसे होंगे जिसमें पहली इंक्वायरी की जाएगी, बाद में एफआईआर होगी अगर आवश्यकता पड़े। नहीं, अगर इस तरह के मामले नहीं है तो आपको एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। ये कौन से मामले हैं? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है, कमर्शियल ऑफेंस है, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस हैं, करप्शन केसेस हैं, और ये सभी जो केसेस हैं इसमें आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लीजिए उसके बाद। और वो भी इसमें दिन भी निर्धारित किए गए हैं कि 7 दिन में आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैक्सिमम पूरी हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 7 दिन में। ऑफिसर की जिम्मेदारी है, अगर एफआईआर दर्ज नहीं की तो डिपार्टमेंटल एक्शन होगा, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है कि इनके खिलाफ शिकायत करनी कहाँ है। कोर्ट के शब्दों में रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी और 173 सबसेक्शन 1 in BNSS if the information disclosed commission of the cognizable offense and no preliminary inquiry is permissible in such situation। किन सिचुएशंस में आवश्यकता नहीं है इस पर भी ध्यान दे देंगे। इस जजमेंट के बाद पुलिस एफआईआर करने से मना अगर करती है तो वो गैर कानूनी हो जाएगा, मतलब उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, एक चीज जान लीजिए कि आपको अपनी एफआईआर लिखाने के लिए क्या क्या देना है। पहले एफआईआर किस तरह से लिखाई जाती है इसके ऊपर मैंने विस्तृत एक वीडियो बनाया है, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। अन्यथा आप ये जान लीजिए कि हमेशा आप अपनी शिकायत, अपनी पूरी बातें लिखित में पुलिस ऑफिसर के सामने प्रस्तुत करें, और जो भी आप शिकायत
थाने में दे रहे हैं उसकी एक रिसीविंग ले लें, तभी प्रूफ ये माना जाएगा कि हाँ आपने वाकई में थाने में जाकर शिकायत दी है जिसकी रिसीविंग आपके पास है। अन्यथा पुलिस डिनाई कर जाती है कि हमारे पास कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई है। अगर पुलिस आपको रिसीविंग देने से मना करे तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर उस संबंधित थाने में रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से उसे पोस्ट कर दीजिए। तो उसके बाद आपके पास एक रसीद हो जाएगी कि हाँ आपने ये शिकायत उनके भेजी थी, या आप ईमेल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या है ये भी जान लीजिए। मोबाइल में ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर लें जहां लीगल हो, जहां पुलिस मना कर दे, या आप वहां अगर उसके अगेंस्ट में अगर कोई प्रूफ लाना चाहते हैं, या अगर पुलिस पैसे की डिमांड करे। इसके संदर्भ में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो पुलिस रिकॉर्ड करती है, कहीं मतलब पुलिस रिकॉर्ड करती है और वहां पे आसपास के दर्शक भी रिकॉर्ड करते हैं। कहीं भी कोई इवेंट होता है, कुछ आपके अच्छे मोमेंट होते हैं, तब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ तक कि कुत्तों की लड़ाई तक आप मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आप अपने अधिकारों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो बिल्कुल रिकॉर्ड कर लीजिए, इस तरह से रिकॉर्ड कीजिए कि उसे पता न चले। तो मोबाइल एक बहुत ही अच्छा और बड़ा हथियार है आपके पास, उसे इस्तेमाल करना सीखिए। डॉक्यूमेंटेशन पे फिर से आ जाते हैं। विटनेस के साथ जाएं आप जब भी अगर एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे। इन्होंने मेरे साथ होती हुई घटना ये देखी है, ये इसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। मेडिकल एविडेंस अगर हो तो उसे साथ में लेके जाएं अगर आपको किसी भी प्रकार की इंजरी आई है। देखिए, अगर थाने में आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप सीएसपी के पास जा सकते हैं, वो अगर नहीं सुनते तो आप एसपी के पास, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास कंप्लेन रिटर्न में दे सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगी। डीएम कलेक्टर को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमने ऐसी ऐसी कार्रवाई की थी लेकिन पुलिस के द्वारा हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। अगर इसके बाद भी नहीं होता तो जो आपके पास रिसीविंग है आपके शिकायत आवेदन की, उसके साथ आप मजिस्ट्रेट के समक्ष 156(3) यानी कि 173(1) बीएनएसएस का एप्लीकेशन दे सकते हैं। सीधे धारा 190 के तहत कंप्लेंट हो जाती है, जो सीआरपीसी की धारा है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को शिकायत कैसे लिखनी है इसका प्रारूप ही नहीं पता है। मैं एक ब्रीफ बता देता हूं आपको, उससे एक आइडिया हो जाएगा कि इस प्रकार से पुलिस को शिकायत दी जाती है। सबसे पहले जैसे आप स्कूल में अगर पढ़ रहे हो तो आपने जैसे प्रधानाचार्य को अगर कोई आवेदन लिखा है, सेम वही फॉर्मेट होता है। सेवा में थाना प्रभारी महोदय, या पुलिस को दे रहे हैं तो पुलिस अधीक्षक महोदय, थाने का एड्रेस, विषय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत या एफआईआर दर्ज कराने बाबत, उसके बाद महोदय सविनय निवेदन है कि दिनांक इतना इतना को इस व्यक्ति के द्वारा मेरे साथ ये घटना ऐसे ऐसे की गई है और इस व्यक्तियों के द्वारा देखा गया है। आप इन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई करने की कृपा करें, मुझे न्याय दिलाएं। ये सिंपल फॉर्मेट बता रहा हूं, अन्यथा आप किसी एडवोकेट से सलाह लें और ड्राफ्टिंग का काम वो उसके एक्सपर्ट हैं, वो अच्छे से करके आपको दे देंगे। और घटना के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज कराने पहुंच जाएं, इसमें डिले ना करें, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उसको जस्टिफाई करना मुश्किल होगा कि इतने दिन आप थे कहाँ पे। ठीक है, आखिरी में अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ये हो गया इसका प्रारूप। इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि कभी भी थाने अकेले मत जाए। डेट और टाइम नोट करते रहें कि आपके साथ कब क्या हुआ, आप कब थाने गए, क्या हुआ। सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपने साथ रखें। एडवांस रेमेडीज क्या क्या है आपके पास, ये भी आप याद रखिए कि अगर फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है थाने में और आप सब कुछ करके थक चुके हैं, मजिस्ट्रेट के पास कार्रवाई से लेकर एसपी, एसडीएम, सीएसपी सब दे चुके हैं, तो आर्टिकल 226 के तहत मैंडमस रिट पिटीशन आप लगा सकते हैं। अगर ये रिट पिटीशन एडमिट हुई तो जो भी इसमें रिलेटेड पुलिस ऑफिसर हैं जिनके नेग्लिजेंस के कारण आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यूजली 2 से 4 हफ्ते लगते हैं मैंडमस की सुनवाई में। और क्या कर सकते हैं आप ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत कर सकते हैं। स्टेट, नेशनल, एचआरसी में कंप्लेन करें, पुलिस के खिलाफ भी करें और आपके साथ हुई घटना का पूरा विवरण भी दें। ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं आप, आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये इसमें 1 रुपया नहीं लगना है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम हो जाएगा। देखिए, एक चीज और है, विजिलेंस डिपार्टमेंट आम आदमी बार बार भूल जाता है कि पुलिस की शिकायत के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट हर स्टेट में होता ही है। पुलिस ने अगर कोई मिसकंडक्ट किया है, आपके साथ बदतमीजी की है, पैसों की मांग की है, या फिर आपको बुरा भला कहा है, आपको टॉर्चर किया है, तो आप पूरा, अगर आपके पास एविडेंस हो तो ये सोने पे सुहागा है, आप उस एविडेंस के साथ अटैच करके उनकी शिकायत कर दीजिए, तो उनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। वो लाइन हाजिर होंगे या सीधे सस्पेंड। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी आप कंप्लेन कर सकते हैं।
डायरेक्ट डीजीपी को लिखित में शिकायत दीजिए कि मैंने थाना में इस दिनांक को ये आवेदन डाला था, मैंने पुलिस अधीक्षक के सामने इस दिनांक को ये आवेदन डाला था, उसके बाद भी मेरे शिकायत आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूजली एक्शन होते ही हैं। अगर इस तरह की आप शिकायत डालेंगे तो फिर पुलिस आके आपसे कोऑपरेट करती है, फिर आपकी कार्रवाई आगे बढ़ती है। अगर नहीं होता है तो मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूँ, हर बार यही करना है ये नहीं बता रहा हूँ। नए क्रिमिनल लॉस 2024 के तहत क्या क्या है ये भी जान लीजिए कि कुछ ऐड किया गया है आपके लिए कि अब एफआईआर की कॉपी आपको तुरंत मिलेगी जैसे ही रजिस्टर्ड होगा। डिजिटल एफआईआर की सुविधा हो गई है। टाइम बॉन्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हो चुका है कि 60 से 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है पुलिस को। विक्टिम को रेगुलर अपडेट भी देना है कि आपके केस में क्या हुआ है। कॉल टू एक्शन एंड डिस्क्लेमर क्या क्या है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि याद रखिए एफआईआर आपका अधिकार है, किसी की मेहरबानी नहीं। एफआईआर करना आपका अधिकार है। आप अपने साथ हुई घटना की शिकायत करने जा रहे हैं, आप एफआईआर लिखकर आपके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है, ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी उपयोगी है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी उनके अधिकारों के बारे में, कानून के बारे में जानकारी मिल सके। ये जो वीडियो है ये केवल शैक्षणिक उद्देश्य से और आपके ज्ञान वर्धन के लिए है, ये कोई कानूनी सलाह नहीं है। एक अच्छे अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो एक अच्छे वकील से सलाह लें, परामर्श लें, उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे करें। इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में एंटीसिपेटरी बेल का पूरा प्रोसेस क्या होता है और एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।